अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके साथ ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को वो ऑन कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हान ने घर में कदम रखा तो हर सिमत फूल स्टैंड पर सजे हुए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। जब आज दुल्हन को यहाँ आना ही नहीं था तो घर को इतना सजाने की क्या तुक बनती थी। वो सर चढ़ कर आगे बढ़ा। अब उसका रुख मोड़े के रूम की जानब था। वो कमरे का दरवाजा हल्का सा खटखटा कर अंदर आया। वो कुरान पाक खोले हुए बैठी हुई उसकी तिलावत कर थी। वो करीब आकर उनके नजदीक जमीन पर उनके पैरों के पास ही बैठ गया। और हान आंखें बांध के हुए उनके लब्बों से निकलती हुई कुरानी आयत को सुनता रहा था। उसके बाद उन्हें आयत का तर्जमा पड़ा। उसके दिल में अंदर तक सुकून उतर गया था। बेशक उसने एक हलाल तरीका इख्तियार किया था। उसकी नीयत आज तक कभी भी ना भटकी। जिस रोज से उसके दिल ने जमीना की मोहब्बत का इतराफ किया था उस दिन से ही उसने हमेशा जमीना को अपनी महरम बनाने के ख्वाब देखे। कभी उसके जहन में हराम का ख्याल आज तक ना ठहरा था। तभी शायद इतने अरसे उससे जुदा रहने के बावजूद भी आज उसके सच्चे और पाक जज्बात का तोहफा उसके निकाह की सूरत मिलने वाला था। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए तोहफे रखता है। मोरे ने कुरान मजीद को बंद करके उसे चुमा। सीने से कुरान मजीद लगाती वो बेड से उठी और अलमारी खोलकर उसको अंदर रखा। वापस मुड़ी तो उनकी नजर जमीन पर बैठे हुए बेड पर सड़क के बेटे पर पड़ी, जो कि शायद बहुत ही गहरी सोच में था। इस वक्त वो मुस्कुराती उसके सराहने में बैठ के, क्या सोच रही हो मेरे शहजादे? उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्हें इस्तफसार किया। और हाँ ने चौंक कर सर उठाए हुए उनको देखा और फिर अपनी सोचों को झटक कर उनसे कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि घर को इतने सजाने की क्या लॉजिक है आहर मोड़े, जब वो आज यहाँ होगी ही नहीं। और हाँ ने उनको देखते हुए संजीदगी से पूछा। मोड़े मुस्कुरा दी, क्योंकि हमारा दिल चाह रहा था कि हमारे बेटे का घर भी आज दुल्हन की तरह सजाया जाए। इसी लम्हे दरवाजा खोलकर अंदर जफर डाल हुआ था। पैसे का जिया है ये तो लाला, आप ही कुछ कहें। मोरे को इतना पैसा खर्च किया है डेकोरेशन में, जिसने देखना है वो तो आए कि नहीं आज। और हाँ ने बेड पर बैठते हुए जफर से कहा और जफर ने उसका कांधा थपथपाया। तो लाले की जान, क्या पता दुल्हन भी साथ ही आ जाए। क्यों मोरे? जफर ने आंख मारते हुए उसको देखा, जो आंखें दिखाकर उसको मजीद कुछ और कहने से बाज रखे हुए थे। दूसरी तरफ ओरहान आंखें सुकड़े दोनों के चेहरे जांचने लगा था। क्या मतलब है लाला? मतलब ये कि जैसे फिल्मों और ड्रामे में होता है कि निकाह करने जाता है हीरो, वहां उसको दुल्हन इतनी पसंद आती है कि वो फौरन ही रुखसती की बात भी रह देता है और फिर दुल्हन हीरो के साथ ही उसके घर। क्यों मोरे? ओरहान उनकी बातें सुनता हुआ कानों को हाथ लगाता हुआ उठा, जिस पर जफर का कहका बुलंद था। अजीब, कैसी अजीब फिल्में देखने लगी हैं आप लाला, भाभी से आपकी शिकायत करनी होगी। और हाँ ये कहता वक्त कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मोहरे अब जफर से बात करने लगे थे। जफर, तुम बिला वजह का मजाक क्यों करती हो? अगर उसको शक हो जाता? अरे मोरे, कोई शक नहीं होगा उसको। और बस करें, आप उठें, तैयार हो। सिर्फ घर को नहीं, खुद को भी तैयार करना होता है। मैं आपकी भांजी को देता हूँ। उनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? जफर उनके गाल चुमता हुआ कमरे से बाहर आया था और कमरे में मौजूद मोरे अलमारी में से अपनी सिल्वर साड़ी निकालकर वॉशरूम के जानब चल दी। और रहान जब अपने कमरे में दाखिल हुआ था, गुलाबों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। कमरे के वस्त में सुरख गुलाबों के स्टैंड्स, फूल के स्टैंड्स लगे हुए थे, जबकि बेड के दोनों तरफ पर साइड टेबल पर अलग अलग रेड फ्लावर्स की डेकोरेशन थी। ओ मोरे, मेरे अरमान फूल जगाकर आप मुझे तनहा मारें कि अब इस खुशबू के बड़े हुए कमरे में उसका महकता वजूद होना भी तो लाजम है ना। बगैर उसके मैं अचार डालना है इस कमरे का, वो ये सोचते हुए चारों तरफ का जायजा लेता हुआ शर्ट उतारता हुआ ड्रेसिंग रूम में आ गया था। पूरे घर में शोर का समा था। हर जानब खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। ऐसे में जब दूल्हे वालों के आने की खबर हुई तो खुशियां 400 और भी बढ़ गई थी। दोनों दुल्हने पुर पर सजी हुई नीचे हाजा बेगम के कमरे में सर झुकाए बैठी हुई थी। दोनों का फोटो शूट अभी कुछ देर कबल ही मुकम्मल हुआ था। आयशा 1 घंटे कबल इत्तसाम के हमरा और कजई विला पहुंची, क्योंकि दोनों लड़कियों का इनका एक साथ ही मुकर्रर किया गया था। इसी सबब तमाम खर्चात भी दोनों खानदानों में बराबर तकसीम हुए। जरमीना, आयशा ने सर झुकाए बैठी हुई जरमीना को बेहतर मतवजो किया, जो कि न जाने कितनी देर से किन ख्यालों में गर्क थे। आशा की पुकार सुनकर जरमीना ने चौंक कर उसको देखा। जी भाभी। आशा ने उसकी आंखों में वाज़ेह नमी महसूस की। परेशान हो तुम? आशा ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थामते हुए पूछा था। और जरमीना ने फीकी से मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसको देखा। जी परेशान हूँ और उदास भी। बहुत से मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे ने मुझे आन गिरा है। ये देखे मेरे हाथ किस कदर कांप रहे हैं। जरमीना ने आंखों से तर आवाज में उसको कहा था और आयशा ने आगे बढ़कर उसको खुद से लगा लिया। उसकी कैफियत आयशा से कुछ अलग ना थी। वो समझ सकती थी कि इन जज्बात से जरमीना इस वक्त गुजर रही है। किसी किस्म का कोई दिलासा भी इस वक्त कारआमद ना था, इसलिए बस खामोशी से उसको खुद से लगाए हुए इसकी कमर थपकती रहे। कुछ लम्हों के बाद पलवशा, अरीशा और आयशा की दोस्त समन सोफिया के हमरा कमरे में दाल हुई थी और हाथों में सुरह लंबा सा दुपट्टा थामे हुए थे। चलें भाई, रोना धोना बंद कीजिए, मौलवी साहब आ गए हैं, आप लोग खड़ी हो जाएं ताकि हम बाहर लेकर चलें आपको। आयशा के हाथों में मुकीब
زرمینا کے ہاتھ باقاعدہ اس وقت لرزے، اس کے ہاتھوں کی لرزش عائشہ نے بھی محسوس کی تھی۔ اس کو خود سے لگا کر کھڑا کرتی ہوئی عائشہ نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ دیکھو زرمینا، میں نے کوئی دلاسا تمہیں اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری کوئی بات تمہیں اس وقت سکون نہیں بخش سکتی۔ ابھی بھی کسی قسم کا کوئی بھی دلاسا نہیں دوں گی، بس اتنا کہوں گی کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیوں کر تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے گا؟ اپنے سب اندیشات اپنے رب کے حوالے کر دو، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ عائشہ نے ہلکے سے اس کا ماتھا چوما۔ اس کی باتیں سن کر زمینہ کے دل کو واقعی قرار آیا، یہ ہو جیسے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکیوں نے دونوں کے سروں پر چھوٹا دوپٹہ تانا جس کے بیچوں بیچ گوٹے سے ماشاءاللہ کرا ہوا تھا۔ زہرا بیگم اور مورے نے دائیں بائیں دونوں دلہنوں کے بازو پیار سے تھامے اور آگے بڑھنے لگے۔ اس طرح دونوں لڑکیاں اپنی سہیلیوں اور ماؤں کے ہمراہ لان میں آگے۔ کچھ وقت کے لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ حائل کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی بے پردگی نہ ہو۔ زرمینا اور عائشہ کو مورے اور زہرا نے لان کے بیچ نقاب کے لیے لگائی گئی سطح پر موجود سفید کشنز پر بٹھایا اور ان کے لہنگے ٹھیک کیے۔ دونوں کے بیٹھتے ہی بلیک اینڈ گولڈن شیروانی میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک پرکشش لیتے ہوئے برہان نے مولوی صاحب نے نکاح شروع کرنے کی اجازت طلب کی تھی، جس پر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے سر کو ہلکا سہم دیا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج جن دو جوڑوں کا نکاح ہم کرنے جا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ تا حیات یہ چاروں افراد ایک دوسرے کے ہم سفر رہیں، ہر قسم کے دکھ درد اور خوشیوں کے ساتھی بن کر، آمین۔ نکاح ہوا کی دعا سنتے سب نے آمین میں لب کشا کیے تھے۔ پہلے ہم حیدر صاحب کے صاحبزادے اور آصف صاحب کی صاحبزادی سے شروعات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو برہان حیدر اور قزئی حیدر، ولد حیدر اظہار اور قزئی، کیا آپ کو عائشہ آصف ملک ولد آصف ملک اپنے نکاح میں قبول ہے؟ برہان تو بے صبری سے انتظار میں تھا اور فوراً نکاح ہاں کی آواز پر لبیک کہہ گیا، قبول ہے۔ حیدر اور قزئی نے مسکراتے ہوئے بیٹے کی خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھا اور دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ ایک بار پھر پوچھا گیا اور جواب پھر جلدی دیا گیا تھا، جی قبول ہے۔ زرمینا نے اس کی خوشی سے پرجوش ہوتی ہوئی آواز سن کر برابر بیٹھی عائشہ کو دیکھا تھا جو اس وقت لرز رہی تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر اس کو دلاسا دیا۔ عائشہ اس کی آنکھوں میں دیتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ ایک آخری بار پوچھا گیا تھا، جی قبول ہے، اس نے بے صبری سے کہا اور سب ہنس دیے۔ پیچھے اکلوتی بہن کے نکاح پر کھڑے ہوئے کچھ پریشان سے ابتسام نے برہان کے کاندھے پر ٹھوکا مارا تھا، انسان کا بچہ بن، بہت جلدی ہے تجھے؟ ابتسام نے آگے جھک کر اس کے کان میں دبی آواز میں کہا تھا، ہاں میرے بھائی، تو نہیں سمجھ سکتا، ابے بھائی نہیں سالے صاحب، مبارک ہو تمہیں۔ برہان نے مڑ کر اس کو دیتا ہوا آنکھ مار کر کہا گیا اور ابتسام نے دانت پیستے ہوئے اس کے پاس سے ہٹا۔ وہ پردہ ہٹا کر عائشہ کے سر پر کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ البشہ نے کنکیوں سے زندگی میں پہلی بار سنجیدہ نظر آتے ابتسام کو دیکھا جو کہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے حد سے زیادہ ہینڈسم لگا تھا۔ البشہ کو وہ پہلی بار دل کے اندر ہلچل مچاتا ہوا معلوم ہوا، جبکہ ابتسام نے ایک نگاہ غلط اس پر اور اب تک نہ ڈالی تھی۔ اس کو آج صرف اپنی بن ماں کی بہن کی فکر تھی اور کچھ اس کی سوچ میں نہ رہا تھا اس وقت۔ برہان کے نکاح نامے پر دستخط کے بعد مولوی نے عائشہ سے اس کی رضامندی پوچھی اور عائشہ نے میرے بھائی اور باپ کے سائے کے ذریعے اثر اپنا برہان حیدر اور قزئی کے نام کر لیا تھا۔ زہرا نے آگے بڑھ کر بہو کا ماتھا عقیدت سے چوما اور اس کی بگی ہوئی آنکھیں پونچھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کو ڈھیروں ساری دوائیں دی۔ حادا بیگم نے بھی بچی کو حصہ لگائے دلاسا دیا، لیکن اب اور قزئی ولا کے تمام گرنوں کا دل مٹھیوں میں بچا ہوا تھا۔ نکاح ہوا، اب اورحان اور زرمینا کے نکاح کی شروعات کرنے لگا۔ اورحان عباس افریدی ولد عباس افریدی، کیا آپ کو زرمینا حیدر اور قزئی ولد حیدر اظہار اور قزئی اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی کے کہے گئے کلمات ایک طرف ٹھنڈی پھوار کی مانند تھے تو دوسری طرف گرم سیسے کی تاثیر لیے۔ اورحان نے افسردگی بڑی مسکراہٹ لیے ہوئے لب کشائی کی تھی، قبول ہے۔ سرور اور خوشی میں ڈوبی ہوئی اس کی آواز زرمینا کے سماعتوں سے ٹکرائی جس کو لگا کہ فتح مندی کے نشے میں بھیگی ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ اورحان کی الفاظ سن کر زرمینا کو لگا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے آنسو پیتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مبارک ہو بہت حیدر اور عباس صاحب۔ حیدر اور قزئی نے رسمی سا مسکرا کر مبارکباد وصول کی۔ کس طرح کھل کر مسکراتے ہوئے جگر کا گوشہ جو کہ الگ ہونے جا رہا تھا اسے آج، جبکہ عباس افریدی اپنے وجاہت کے شاہکار بیٹے کو خود سے لگائے بے حد خوش نظر آئے تھے۔ نکاح نامے پر اس نے دستخط لینے کے بعد نکاح ہوا زرمینا کی طرف متوجہ ہوا۔ زرمینا حیدر اور قزئی ولد حیدر عباس اور قزئی، کیا آپ کو روحان عباس افریدی ولد عباس افریدی یہ 50 لاکھ حق میں سکہ رید الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ الفاظ ہی یہاں پہ پگھلا ہوا سیسا اس کو اپنی جان پیروں سے نکلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ کچھ پلوں تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے برابر بیٹھی ہوئی حادا بیگم نے پیچھے کھڑی بہو کو تشویش بھری نظر سے دیکھا۔ بیٹا، زہرا نے اس کے کان کے پاس کہا اور زرمینا کی خاموشی نے اورحان کے وجود میں وحشت برپا کر دی تھی۔ اس کو اپنی کچھ لمحوں پہلے والی خوشیاں خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پردے کے اس پار بیٹھی ہوئی زرمینا نے اپنا حلق تاڑ کیا تھا، جی قبول ہے۔
उसकी लड़ती हुई आवाज सुनकर नका हवा, जो कि अपनी बात एक बार फिर से दोहराने ही वाला था, रुक गया। तो सामने बैठे ओरहान के वजूद में जैसे जान आई। दूसरी दफा नका हवा के पूछने पर वो कबूल है, वो बगैर किसी तवफ़्फ़ुक़ के रजामंदी ज़ाहिर कर गई थी। ओरहान मुस्कुराया, कबूल है। आई दफा कहकर उसने अपना आप उस हरजाई के नाम काट दिया था जो आज से 3 साल कबल उसके आंसू उसकी तकलीफ का बायस बना था। आज वो जरमीना हैदर और कज़िया से जरमीना ओरहान अफरीदी बन गए थे। दर्द था, तकलीफ भी, जिसके वजूद को इस वक्त अंदर अंदर खा रहा था, मगर उसने अब अपना मामला अपने परवरदिगार पर छोड़ दिया था, जो इंसाफ करने वाला बड़ा गरूर और रहीम है। उसके नकार नमी पर दस्तक करते दोनों के दरमियान हायल पर्दा फौरन हटा दिया गया था। इसी लम्हे ऊपर से फूलों की पत्तियों की बरसात ही हर सू खुशियां और मुबारकबाद का आलम नजर आया था। हर कोई सामने बैठी खूबसूरती का मुजस्मा बनी दुल्हनों को तक रहा था। ओरहान तो अपने बिल्कुल सामने पलके झुकाए बैठी अपनी शरीका हयात को देता सांस लेना ही भूल गया था। वो लग भी तो आज कोई अप्सरा रही थी। सुरह रंग के लहंगे में उसका रोना जब्त करता सुरी माइल वजूद गुलाबों की तरह महक रहा था। ओरहान ने कुछ ही पलों में उसके पूरे वजूद का जायजा लिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जमीना को अपने साथ उठाकर कहीं ले जाए जहाँ सिर्फ वो दोनों तन्हा हो और कोई उनको तंग करने वाला नहीं। सूरज रंग ने आज उसको पहली बार देखकर उसने ये तहैया कर लिया था कि सियाह के साथ साथ उसको सूरज रंग भी किसी और के सामने नहीं पहनने देना है। जमीना की हथेलियां खुद पर ओरहान की लोदेती नजरें महसूस करते हुए पूरी पसीने से बीत चुकी थी। उसका बस नहीं चला था कि वो खुद को उसकी नजरों के सामने से ओझल कर ले। भाई बस काले, क्या नजरों से निकलने का इरादा है? इब्तिसाम करीब आता वो ओरहान के कान में बोला। वो वापस अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। ओरहान ने उसकी यूं बेवकत की मदारत पर एक रख कर कोहनी पीछे खड़े हुए इब्तिसाम के पेपर रसीद की, जो कि दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। जरमीना ने उसकी क्रास सुनकर नजर उठाकर सामने देखा। ओरहान अब भी पुरशौक नजरें उसके वजूद पर टकाए बैठा था, जबकि पीछे खड़ा इब्तिसाम अपना पेड़ पकड़े ओरहान का घूरता हुआ उसके दायां देते नजर आया था। जरमीना फौरन अपनी नजरें वापस झुका के थी। वो उसकी नजरों से आजर आ रही थी। जरा सा गर्दन मोड़कर उसने इर्द गिर्द पलवशा को तलाश किया, लेकिन वो उसको खुद से काफी दूर अरीशी और अफनान से बातें करते हुए नजर आए। जरमीना में बेबस होकर वापस नजरें फेर ली थी। कुछ मिनट बाद उसको ख्याल आया कि हो सकता है कि बराबर बैठी बाबी भी भाई की नजरों से कंफ्यूज हो रही हो। उसने पर उम्मीद होकर अपने दाएं तरफ आशा को नजर उठाकर देखा, जो किसी एंगल से भी कंफ्यूज नजर न आए। उसको अलबत्ता शर्मीली सी मुस्कान उसके होंठों पर सजी हुई थी। उसने थोड़ी तरीची नजरें करके बाई को देखा। वो भी आशा को इस्तहाक पड़ी हुई नजरों से देख रहा था। जरमीना मुंह बसोड़कर वापस सीधी हो बैठी। उसका चेहरा देखकर ओरहान जो अपनी हंस से काबू करने की कोशिश में मसरूफ था, बिल्लाहर वो हल्का सा हंस पड़ा। उसकी नजर जरमीना पर ही टिकी हुई थी, इसलिए उसकी तमाम कार्रवाई वो अपनी आंखों से देख रहा था। जरमीना का उसका दबावा कहकर सुनकर नजरें उठाकर उसको देखा, जो हंसी जब्त करने की कोशिश में शुरू हो रहा था। नजरें होंश जरमीना पर ही टिकी हुई थी। न जाने क्यों जमीना को अपनी सबकी महसूस हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिनको देखकर ओरहान की सारी हंसी हवा हो गई थी। वो आगे बढ़कर उसे कुछ कहता, उससे पहली पलवशा और अरीशा वहां पर आ गए थे। चले कपस, बैक साइड लॉन में वहां पर फोटो शूट होगा आप सबका। पलवशा ने कहते हुए जरमीना का हाथ थामा और उसको खड़ा होने में मदद दी, जबकि अरीशा आशा का हाथ थामने ही लगी थी जब बुरहान आगे आया। नहीं नहीं, अब बस, आगे से मेरा काम है, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। उसकी बात सुनकर अरीशा मुस्कुराती हुई पीछे हटी और आशा का कामता हुआ हाथ बुरहान के हाथों में दिया था। क्या हुआ, तुम काम क्यों रही हो? बुरहान ने झुककर आशा को देते हुए इस्तफसार किया था और आशा उसकी बारी आवाज सुनकर मजीद लजर गए। वो हिचकिचा कर कुछ कहना चाहती थी पर कह ना पाई। बुरहान ने होले से उसका हाथ थपका और आगे कदम बढ़ा दिए। पीछे जरमीना, जो कि पलवशा का हाथ हमें चल रही थी, वो बाई की बेतकल्फी देखे गई। उसका बहुत ही दिल चाहने लगा कि वो बाई का रिकॉर्ड लगाए, पर अपनी पुष्प पर आतिशियस की मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए वो चुपचाप चलती रही। फोटोग्राफर्स की 2 टीम बुलाई गई थी, एक ओरहान और जरमीना के फोटो शूट के लिए और दूसरी बुरहान और आयशा के फोटो शूट के लिए। जरमीना ने अपने क्लब की फोटोग्राफर को बुलाया था। दोनों की काफी जान पहचान थी। उसकी अकेली तस्वीरें तो बहुत ही अच्छी आ गई थी इस बाबत, मगर अब कपल्स फोटोशूट में वो क्या करेगी कुछ समझ न आया उसे। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। हादिया ने जरमीना के नहायत ही हैंडसम दूल्हे को सराहती हुई नजरों से देखकर जरमीना को देखा। वालेकुम सलाम। ओरहान ने उसकी बात का मुस्कुराकर जवाब दिया था। जरमीना, तुम्हारा दूल्हा तो बहुत ही हैंडसम है। मैंने तुम्हारी बाई को देखा, मुझे लगा उनसे ज्यादा अच्छा मैंने आज तक कोई दूल्हा देखा नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे शोर को देख रही हूँ ना, तो बस यही सोच रही हूँ कि उससे ज्यादा अच्छा आप कभी देख ना पाओगे। हादिया ने सरगोशीनुमा आवाज में जरमीना के कान में कहा था और जरमीना ने मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसको देखा। हादिया, काफी जोर से बोल दिया है ये तुमने, अब सरगोशी नहीं रही। ये चलो पिक्चर्स क्लिक करो और जान छोड़ो मेरी। जरमीना उसका बाजू थामकर पुलिस से सजे हुए लॉन के गोशे के जानब बढ़ गई थी। ओरहान, जो कि पीछे खड़ा महसूस होते दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, चुप करके उनके पीछे चल पड़ा। चलो यार, पहले सिंपल पिक्चर से शुरुआत करती हैं। हादिया ने जरमीना का हाथ ओरहान के हाथ में थमाकर कहा था। वो इसे अचानक अफ्ताब पर हड़बड़ा गई थी। उसने सीधे होते हुए गुस्से से हादिया को देखा, अपना हाथ ओरहान की गिफ्ट से आजाद करवाया। हादिया अपना कैमरा उठाकर कांधे पर लटकाने लगी थी। सिंपल पिक्चर्स कैसी होती हैं ये तो बता दो कम से कम। हादिया,
ज़मीना वहीं पर खड़े खड़े चिल्लाई और हादिया ने हैरत से कैमरा अपनी आंख से हटाकर उसको देखा। उससे पहले कि वो कुछ कहती है, पलबशा उसको थम्स अप का इशारा करते हुए आगे बढ़े। ओरहान भाई, आप इसका हाथ पकड़ें। ज़मीना फौरन पलबशा की बात सुनकर अपना हाथ पुश्त पर बांध के थी। हाथ पकड़ना जरूरी है? ज़मीना ने एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला और पलबशा का जवाब मुख्तसर था पर लहजा इसी तरह काटदार। जी हाँ। पर ज़मीना ने उसको गुस्से से गोरा अपना हाथ ओरहान की सिमत बढ़ाया जो कि उसको मुस्कुराता हुआ थामा। यह लम्हा हादिया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया था। परफेक्ट, अब आप दोनों सामने देखे, हादिया ने जोर से कहा और पलबशा मुस्कुराकर साइड पर हो गई थी और पीछे हुई और खुद के पीछे करे हुए इब्तिसाम से टकराते टकराते बची। अरे आराम से, इब्तिसाम ने उसको संभलने में मदद देते हुए कहा था। वो फौरन उसे दूर है। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप आज मोहतरमा। इब्तिसाम मुस्कुराती हुई नजर उसका सरापा सराते हुए बोला और पलबशा ने मुड़कर उसको गुस्से से घूरा। क्या हुआ? कम से कम अपनी प्यारी सी आवाज ही सुना दो, तरस गए हैं हम तो। आप तो काल भी नहीं पी करती आप जालम। इब्तिसाम उसकी सीमा जरा झुककर बोला और पलबशा खुदा कर उसे दूर हुई थी और अपने इर्द गिर्द देखा। शुक्र हुआ कि इस लम्हे कोई उनकी तरफ मतवज्जो न था। इब्तिसाम साहब अपने हाथ में ले, मैं तुम्हारी मनकूहा या मंगेतर नहीं हूँ जिससे इस नवीयत पर बेतकल्लफ हो रही हैं आप। आइंदा याद रखिएगा, खास तौर पर लोगों की मौजूदगी में। वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी, सीधी वहां से निकल पड़ी और इब्तिसाम अपना सर खुजा कर आ गया था। इस सब के बाद उसका भी कुछ करना पड़ेगा। वो दिल ही दिल में तैयार करता हुआ बाजू सिन में लपेट कर सामने दिल से मुस्कुराते हुए दोस्त को देखने लगा था जिसको आज फाइनली उसकी मोहब्बत, उसकी तन्हाई में काटी गई रातों का फल मिल रहा था। आज वो दोनों की दायमी खुशियों की दुआ करता हुआ अपनी बहन और बहनोई के जन्म चल गया था जिसका फोटोशूट मुकम्मल हो चुका था और अब वो दोनों बैठे बातें करते। चलें जी, सिंपल शूट तो हो गया, अब थोड़ा इन्नी एंटीमेट फोटोशूट भी कर लेते हैं। हादिया की बात सुनकर जहाँ पर ज़मीना के छक्के छूते थे वहीं पर ओरहान को दिल ही दिल में बहुत ही मजा आया उसकी हालत देखकर। हादिया, बस काफी है इतना। ज़मीना ने ओरहान और अपने दरमियान फासला बनाया। वो उसके हाथ पकड़ ले उसके करीब खड़े होने से पिघली जा रही थी जाके ये एंटीमेट फोटो शूट। क्या हो गया ज़मीना? कम से कम 2 से 3 तो ऐसे पिक्चर्स हो ना। कम ऑन, हरी अप, फिर फैमिली फोटोग्राफी भी करनी है। हादिया ने ज़मीना को कहते हुए अपना कैमरा उठाया और आगे से उसका लहंगा ठीक करते हुए दोनों को पोस्ट बनाने का कहा। ओरहान ज़मीना की कमर पर अपना बाजू रखकर उसको बेतरफ खींच गया। वो कच्ची डोर की तरह उसके सीने से जा लगी। सर उठाकर उसने हैरत से ओरहान की आंखों में झांका जहाँ पर मोहब्बत का पूरा जहां आबाद था। हादिया ने उसी लम्हे दोनों की तस्वीरें ली। ज़मीना के लिए ओरहान की आंखों में मज़ीद देखना महाल हो गया था। वो अपनी पलकें हया से झुका गए जबकि ओरहान की नजरें अब उसके चेहरे के जानलेवा गुस्से कज़ाब पर ठहर हुई थी। हादिया ने जल्दी से एक और तस्वीर क्लिक की। ओरहान कुछ लम्हों के लिए भूल ही बैठा था कि वो कहाँ है और कितने लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। उसके बाद वो पूरी पैकर अपने सामने नजर आई। ओरहान ने अपना हाथ उठाते हुए उसके गाल पर रखा उसके चेहरे की नरमी महसूस करने के लिए और ज़मीना उसकी नर्म उंगलियों को अपने गाल पर टिंगता हुआ महसूस करके आंखें मींच के उसके वजूद की महसूस खुशबू ज़मीना का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी थी। ऊपर से अब उसका इस्तेहाक बराबर इस लम्हे को हादिया ने कैमरे में कैद किया। वो अब इन दोनों को खुद में मगन चौक अपनी खींची हुई तस्वीरें देखने लगी थी। हर तस्वीर बेहतरीन थी। इसी लम्हे हादिया का फोन बजा। ज़मीना, मैं कॉल सुनकर आती हूँ, फिर दोबारा शुरू करते हैं। हादिया ये कहते हुए कैमरा रखकर वहां से निकल गई थी जबकि उसके वापस दोनों हवाब से बेदार होते। ज़मीना उसके बाजू से किस्मसाई थी। ओरहान एक लंबी सांस खींचकर उसके वजूद से ठंडी मेहंदी, गुलाब और उसके परफ्यूम और बॉडी कलून की महक अपने अंदर उतारता हुआ उसको अपनी गिफ्ट से आजाद कर गया। इसी लम्हे हादिया की टीम का एक मेल फोटोग्राफर दोनों के पास कैमरा उठाकर आया। इस लड़के की नजर ज़मीना पर टिकी हुई थी। ओरहान ने ये चीज इसी लम्हे बांप ली थी। मुझे हादिया मैम ने कहा है कि उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ओरहान लड़के की बात काट गया। कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी पिक्चर्स काफी हैं। ओरहान ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा और लड़के ने हैरान नजर सामने खड़े हुए वजिया शख्स को देखा। पर सर, ओरहान उसकी बात सुनने बगैर खूनहवा नजर से सामने खड़े हुए लड़के को गुर्दवा ज़मीना का हाथ थामता हुए शीशे का दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आया और सीढ़ियों के नीचे कदर सुनसान गोशे में उसकी पूंछ दीवार से टका दिए और उसके दाएं बाएं जानब दोनों तरफ अपने हाथ दीवार पर रखे उसका रास्ता मसदूद करने के लिए। जब तुम्हारा फोटोशूट हुआ था ये बाहर खड़ा लड़का वहां था। ज़मीना ने हैरान नजर से पल पल रंग बदलते हुए शख्स को देखा जो कुछ देर कबल तो दिलो जान से मुस्कुरा रहा था मगर अब जाओ जला की तस्वीर बना उसके सामने खड़ा था। क्या मतलब साफ है, क्या बाहर खड़ा शख्स तुम्हारी फोटो शूट में था? यस और नो? ओरहान उसके चेहरे पर दबी आवाज में बढ़ा था और ज़मीना अंदर तक काम गई थी। उसकी गर्म सांस से अपने चेहरे पर महसूस करती नहीं। उसका एक लफ्ज़ सुनकर ओरहान के तने में असाब ढीले पड़ गए थे। तो बस यही शुरू में बताना था ना मेरी जान। वो फिर से नरम और लबो लहजे में बोला था और ज़मीना ने हैरत से आंखें फाड़ को देखा जिसकी आंखें इस पल हमार आलू थी। वो अपना एक बाजू दीवार से हटाता वो उसके चेहरे पर रखने वाला था कि ज़मीना उसके बराबर से निकले। कोई आ जाएगा प्लीज, चले यहाँ से। उससे दूर होते हुए अपनी पूछ उसके सामने करती हुई बोली। ओरहान उसके बराबर खड़ा हुआ अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने कर दी और ज़मीना उसकी हथेली देखकर नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ती गई थी। ओरहान ने वापस हथेली खींचकर मुट्ठी में बीच ली थी। वो
दांत पीसता हुआ उसके जानब कदम भरा गया था। अरे चची जानी, लुक एट यू, आप तो आज बिल्कुल फैरी लग रही हैं, रेड फैरी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जमीना ने बाहर लान में कदम रखा ही ताकि हादी दौड़ता हुआ उस तक आया और वापस घर के अंदर हो गए। हादी उसके पैर से लिपट गया था और जमीना ने मुस्कुराता हुआ सेम ओरहान जैसी शेरवानी पहने हुए हादी को देखा। उसके फूले फूले हुए गुलाबी बाल जमीना को उकसा रहे थे कि वो नीचे झुककर उन्हें चूमे, और इसने दिल की हवाइश पर हाँ भी की थी। उसने झुककर हादी को अपनी गोद में उठा लिया। पहले मुझसे तो कुछ ले लो चैंपियन, ये क्या थी, वो उसके गालों पर बेहिसाब किसी से देने लगी थी और हादी उसके गोद में खिलखिला रहा था, जबकि पीछे खड़ा हुआ ओरहान हैरत से ये मंजर देखे गया। अरे देखो, सारी लिपस्टिक आपके गालों पर लग गई है। जमीना ने उसके हंसते हुए वजूद को उससे दूर करके आंखों के सामने किया। उसके दोनों गाल बाकी लिपस्टिक के निशानात से शुरू हो गए थे। चाची जानी, अब मैं लड़की तो नहीं बन जाऊंगा। हादी ने परेशान होते हुए अपने गाल रगड़े। उसकी बात सुनकर जमीना की हल्की हंसी इन तीनों के अतराफ गूंजी और ओरहान ने अनमहाक से यह हसीन मंजर देखा। कोई लड़की नहीं बनेगी आप, अभी मैं टिश्यू साफ कर देती हूँ, आ जाओ। वो उसको गोद से उतारते हुए पीछे मुड़ी और अपने पीछे खड़े हुए ओरहान से बुरी तरह से टकरा गई। उसके फुलादी कांधे से उसका माथा टकाया था और जमीना को अपने सर के आगे पीछे तारे घूमते हुए नजर आए। उसकी मौजूदगी अपनी पूछ पर पूरे इसरार सा फरमोश कर अपनी पूछ पर सरासर फरमोश कर चुकी थी और अब उसकी ही सजा उसके मिली। सर थामे उसे सामने खड़ी थी और ओरहान उसका बाजू थाम को उसको सहारा देने लगा। चाचू जानी देखें, चाची जानी ने मेरे साथ क्या किया। नीचे खड़ा हुआ हादी अपनी जान से प्यारे चाचू को देता हुआ फौरन हाथ उठाकर गोद में आने की जिद करने लगा। जरमीना ने भी उसकी आवाज सुनकर थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश की और ओरहान ने झुककर हादी को गोद में उठा लिया था। ये जो आपकी चाची ने आपके साथ किया ना, कुछ बता भी है, आप कितने लकी हो। ओरहान ने हादी के कान में सरगोशी की जो कि सामने खड़ी हादिया ने वाजिया सुननी थी। वो ओरहान से फौरन दूर हटी, जो न जाने अब हादी के कान में क्या क्या कह रहा था, और हादी बड़े इल्हाक से उसकी बातें सुनने लगा। इन दोनों के पास जाने से कबल उसने देखा कि ओरहान हादी का गाल उसी जगह से चूम रहा था जहां उसके लिपस्टिक के निशान थे। ये करते उसने लो देती हुई नजर से तरमीना को देखा भी था। वो कानों तक शुरू होते हुई करीब आती अरीशा का हाथ हमें पलके झुकाती स्टेज की सीमा चल गई थी। उसके कुछ देर बाद इन सब की फैमिली फोटोग्राफी की गई थी और उसके बाद सब तमाम मेहमानों को रुखसत करके वो सब फैमिली मेंबर्स पीछे के लान में लगाई गई डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। अब्बास भाई क्या कहती हैं, अब बच्चों को सब बता देना चाहिए, आप भी बताएं हैदर क्या ख्याल है। आसिफ साहब ने कहा और जमीना ने चौंक कर इनको देखा। न जाने क्यों उनका चेहरा उसको कहीं देखा देखा लगा था। जी आसिफ भाई, रुखसती आज है तो बताना भी तो आज ही होगा ना। जमीना और ओरहान ने बैक व चम्मच प्लेट में रखे के हैदर साहब को हैरान नजर से देखा। किसकी रुखसती अंकल? ओरहान ने जमीना के दिल में दबे हुए सवाल का लब्बू से अदा किया और हैदर साहब कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, आप दोनों की बेटा। उनके अल्फाज टेबल पर गूंजे और ओरहान खुशी और हैरत से मिले जो तासुरात के साथ उनको देखा और टेबल पर मौजूद हर नफूस को देखा, जिससे उस पर तो आश्कार हो गया था कि महज जमीना और उसको ये बात नहीं पता थी। बाकी सबके तासुरात से मसवा चंद एक अफराद के वो यही समझ सका कि सब पहले से जानते थे ये सब मामला था। उसने नजरें घुमाकर जमीना को देखा जो कि आंसू से लबालब आंखें लिए हुए अपने बाबा को हैरत से देख रही थी। न जाने क्यों ओरहान को लगा कि जमीना को न बताकर उसके घर वालों और जमीना के अपने घर वालों ने भी उसके साथ ज्यादती कर दिया। हैदर साहब की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई थी। वह हैरत से धुंधलाती हुई आंखों से अपने पापा और फिर अपने भाई को देखने लगी, जो मोहब्बत से उसी को देख रहे थे। उसने कुछ लम्हे और भी इस मेज पर बैठने बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो फौरन कुर्सी खिसकाकर पीछे टेबल से उठती हुई अंदर की जानब चल गई थी और पलवशा और ऋषा भी अपनी कुर्सियां छोड़कर उसके पीछे गई थी। हैदर भाई, मोरे ने बहू को यूं रोते हुए देखते हुए उठकर परेशानी से हैदर साहब से कहा, भाभी बेगम आप परेशान न हो, जो बात बड़ों के दरमियान तय की गई ना वही होगी। जोहरा अभी जाकर समझा दे मीने को, आप बेफिक्र रहें। हैदर साहब ने कहते हुए परेशान नजर आती जोहरा को आंखों से इशारा किया था। वो उनका इशारा समझकर साह हिलाती हुई टेबल से उठ खड़ी हुई थी। मोरे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में हो जाती रोस्ते, या कम से कम आप मुझे ही आगाह कर देती, मैं उसको कुछ मेंटली तैयार ही कर देता इस सब के लिए। गलत किया आपने मोरे। वो मलाल बड़ी नजर से बराबर बैठी हुई माँ को देखते हुए कहा गया। वो पहले ही अपने रवैये पर उसे सख्त पशेमान था कि अब उसकी माँ ने ये सब कर दिया। यकीनन वो उसको ही मरतकब ठहराने वाली थी इस सब की। ओरहान अपनी नजरें मोड़ पर टकाए हुए मुठियां बीच कर बैठ गया था, जबकि मोड़ ने खुद भी शायद दिल ही दिल में अपनी जल्दबाजी पर पछता रहे थे, जिन्होंने खालिस्तान बेटे और बहू को एक दूसरे के लिए पसंद जानकर ये फैसला किया था। मीने मेरी जान, इसमें रोने की क्या बात है, हर लड़की की रुखसती होती है। जब निकाह किया गया था तो अब रुखसती भी में क्या कबाहत है बेटे। सुरा बेगम बेटे का चेहरा देखकर बोले, जो कि बेड पर बैठी आंसू बाहर थी। अरिशा और पलवशा उसको चुप करवाने की कोशिश में नजर आए। मीना बेटा, तुम्हारे बाबा अब्बास भाई को जुबान दे चुके हैं, और उसके आंसू पूछते हुए बोली, और मीना ने सुरा अंगारा आंखों से उनको देखा था। ठीक है, उसे सिर्फ इतना कहा और जोहरा बेगम ने उसको सीने से लगा लिया। जरमीना के आंसू सूख चुके थे, अब उसको सिर्फ इंतकाम लेना था ओरहान अब्बास अफरीदी से, उसकी साजिशों और चालों का इंतकाम। ओरहान अब्बास अफरीदी में जरमीना, हैदर और कज़ई
تمہاری ناک میں دم کاٹ کے نہ رکھ دوں تو میرا نام بدل دینا تم۔ وہ دل ہی دل میں تیار کرتی ہوئی ماں سے دور ہوئی تھی اور پلوشا نے اس کا تیار کردہ سوٹ کیس لا کر کمرے میں رکھا۔ زمینہ نے نظر اٹھا کر سوٹ کیس کو اور پھر پلوشا کو دیکھا۔ اچھا تو تم بھی جانتی تھی؟ زمینہ نے ترندے انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پلوشا فوراً بھاگتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور زمینہ نے اپنی نظریں پھیلے۔ واقعی مینے میں کچھ نہیں جانتی، بس آنٹی نے کچھ دیر قبل مجھے تمہارا سوٹ کیس پیک کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے بس یہی کیا، باقی میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ زمینہ نے اس کا ہاتھ جھڑک کر اس کو دیکھا تھا۔ تو یہ بات بھی تم بتا بھی سکتی تھی مجھے۔ خیر ماما مجھے سمجھ نہیں آیا اتنا چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ میں اس شادی سے باز جاتی یا خود کو شکا لیتی جو اس قدر راز رکھا گیا تھا یہ سب مجھے ہاں ہی کرنا تھا نا ماما۔ جب نکاح پر کیا تو شادی پر بھی کاٹ دیتی اور رخصتی پر بھی۔ یاد رکھوں گی ہمیشہ اپنے گھر والوں کی طرف سے دیا گیا آخری تحفہ، شکریہ۔ وہ تہذیب سے کہتے ہوئے لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اپنا چہرے پر لگے ہوئے آنسو کے نشانات صاف کرنے لگے۔ ریشے جانی تم تھوڑی سی ہیلپ کر دو میری دوپٹہ سیٹنگ میں۔ زرمینہ نے ہونٹوں پر بلیک ریڈ کلر کی لپسٹک لگاتے ہوئے عریشہ سے کہا۔ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، اس کا دوپٹہ صحیح کرنے لگی اور پلوشا بھی بیٹھ سے اٹھ کر عریشہ کی مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھا گئی تھی کہ زرمینہ نے اسے روک دیا۔ تم نہیں رہنے دو عریشہ کالے گی۔ تھینک یو۔ زرمینہ آنکھیں اپنے ہونٹوں پر رکھے ہوئے سرسری انداز میں پلوشا سے بولتی اور پلوشا کے آنسو فوراً آنکھوں سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹاتی مورے، صوفیہ اور ہادی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زرمینہ بیٹا اگر آپ ابھی رخصتی نہیں چاہتی ہے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے زرمینہ بول پڑے۔ نہیں مورے، جو فیصلہ آپ سب بڑوں نے کیا وہ مجھے قبول ہے۔ جس وقت رخصتی آپ سب کی طرف سے مقرر کی گئی ہے اسی وقت آج ہوگی۔ اس نے ان کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا، اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو چھپاتے ہوئے۔ مورت اس کی بات سن کر نہال ہی ہو گئی تھی اور فوراً اس کا ماتھا چوم کر اس کو خود میں بیچ گیا۔ آج ایک بار پھر تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ناز ہے ہمیں اپنے بیٹے کی محبت پر۔ اللہ تم جیسی فرمانبردار بیٹیاں ہر شخص کو نوازے، آمین۔ ان کی بات سنتے ہوئے زہرا بیگم نے آنسو پہنچے آمین کہا تھا۔ اس کے بعد مورے نے ان کو اجازت طلب نظر سے دیکھا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی ان کو اجازت دے گئی۔ صوفیہ اور مورے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ اس کا لہنگا سنبھالے ہوئے زرمینہ اسی ذہنی کیفیت میں اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مورے نے اپنی لال چادر اتار کر اس کا چہرہ کور کیا، اس کو گارڈن کی جانب لے کر آئے جہاں پر سب لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں۔ اورحان نے زرمینہ کا سوٹ کیس آنسو ضبط کرتے ہوئے پلوشا کے ہاتھ سے لے کر اپنی کار میں رکھا تھا۔ اورحان کے برابر کھڑا ابتسام پلوشا کو اس حال میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پہلو بدل کر آ گیا۔ میری بیٹی تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے دادا بابا اور بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بیٹیاں خدا کی امانت ہوتی ہیں، یہ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا بہتر ہے، سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ وہ اسحاق صاحب کی کمتی آواز سن کر سب اس باب میں ہلا گئے تھی۔ اس کے بعد حیدر نے اس کی چادر اٹھا کر بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور برہان نے بہن کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کو عباس صاحب کی گھر میں بٹھا دیا تھا۔ زرمینہ کے بیٹھتے ہی حالدہ اور زہرا بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کو دعائیں دی تھی، جو کہ وہ سر جھکا کر سنتی رہے۔ اس کے بعد صوفیہ اس کے دائیں جانب اور مورے بائیں جانب کار میں بیٹھ گئی تھی۔ عباس اور ظفر آگے کی سیٹس پر بیٹھتے گاڑی کو کارپورٹ سے باہر نکال گئے تھے۔ پیچھے عائشہ اور آصف صاحب کی گاڑی گھر سے نکلی تھی۔ اب اندر کا کارپورٹ میں صرف اورحان کی گاڑی کھڑی تھی اور اورحان اور ابتسام باہر کھڑے تھے۔ دادی جان پلیز اس طرح سے نہ روئیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی تکلیف کوئی غم اس کو چھوڑ کر نہیں گزرے گا، پلیز مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ وہ روتی ہوئی حالدہ اور قزی کا حصہ لگاتا ہوا اور پھر زہرا بیگم کی جانب مڑا۔ آنٹی پلیز آپ سب پریشان نہ ہو، اگر اس کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہوئی آپ سب اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیجیے گا، لیکن یوں مت خود کو تھکائیں آپ لوگ۔ اور پلوشا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت ہی بہادر ہو، اس طرح سے روتے ہیں بہادر لوگ؟ اورحان روتی ہوئی پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی وہ ناراض ہے مجھ سے، آخر میں ملی تک نہیں۔ وہ ہچکیاں بڑھتی ہوئی بولی اور زہرا نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ سرابی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے، جبکہ ابتسام کی یہ سب اب برداشت سے باہر تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، کل وہ خود تم سے بات کر لے گی، چلو شاباش بس کرو اب، اس کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ اور حیدر صاحب اور اظہار صاحب سے گلے ملتا وہ برہان کو یقین دہانی کرواتا ہوا سب کو الوداع کہتا ہوا کار میں جا بیٹھا۔ اس کی تسلی بخش باتوں نے سب کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ اورحان ایک نظر سب پر ڈالی اور کار سٹارٹ کرتا ہوا کار پورٹ سے باہر لے آیا۔ اب اس کی کار کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ ہاں تو بھائی اب ابتسام نے انمہاق سے ڈرائیو کرتے ہوئے اورحان کو دیکھا، جس نے اس کی آواز سن کر نظریں سامنے سڑک پر سے ہٹا کر سرسری طور پر اس کو دیکھا۔ کیا اب؟ اس کی باری آواز کار میں گونجی۔ ابتسام نے سگریٹ جلا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پرسوچ نظر سے سامنے سڑک پر دوڑتے مناظر دیکھے۔ کس طرح سے مناؤ گے بابی کو؟ ناراض تو بہت ہوں گی وہ تم سے۔ اسے سڑک پر ہی نظر جمائے ہوئے اورحان سے استفسار کیا۔ اس کی ناراضگی دور کرنا میرا کام ہے، اور ویسے بھی ناراضگی بے تکی ہی ثابت ہوگی۔ مجھے کون سا پتا تھا جو میں پہلے اس کو آگاہ کر دیتا۔
orhan نے موڑ کاٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا اور ابتسام اس کی بات سن کر ہنکوڑا۔ ایک بار پھر کار میں مکمل سکوت تھا۔ ابتسام، orhan نے گاڑی چلاتے چلاتے ہی سوالی انداز میں اس کو پکارا۔ ابتسام نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیا تجھے پتا تھا اس سب کے بارے میں؟ orhan نے اس کی توجہ پا کر سوال کیا، جس پر ابتسام نے اس کو ساتھ جھٹکا دیکھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کیا آج تک تمہارے متعلق کوئی ایسی بات ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہو؟ ابتسام نے اس پر الٹا سوال داغا تھا۔ orhan کو سوال کا جواب تو نہیں، پر اس کے لہجے میں گلاوا غصہ سن کر اس کو اپنا مطلوبہ جواب مل گیا تھا۔ اچھا بھائی، صحیح ہے، سیدھی طرح سے ہاں یا نہ میں جواب دے دے، یہ کیا عورتوں کی طرح نہرے دکھا رہا ہے؟ orhan نے ابتسام کے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ابتسام بغیر اسے کچھ کہے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ orhan نے سیدھی آنکھ کی بویں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ او بھائی، کدھر؟ نہ سلام نہ دعا، گڈ لک وش، سیدھے سیدھے نکل رہا ہے۔ ہیلو مسٹر، سنائی دے رہا ہے؟ ابتسام سیدھا سیدھا اس کو نظر انداز کرتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا۔ orhan گاڑی کا گیٹ کھولتا اس کا بازو تھام گیا تھا۔ یعنی کیا ہو گیا ہے؟ جواب تو دو۔ orhan نے اس کا روح اپنی طرف موڑ کر کہا۔ ابتسام نے اس کو کھا جانے والی نظر سے گھورا تھا۔ نیند آ رہی ہے؟ دفع ہو جاؤ، دماغ نہ خراب کر۔ ابتسام نے اپنا بازو جھڑک کر اس کے ہاتھ سے نکالا اور مین گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جو چیز ہے نہیں اس کو کیا خراب کروں گا میں؟ orhan نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا اور ابتسام پھاڑ کھانے والی نظر سے اس کو دیکھتا ہوا اس کی سمت پڑا۔ تو جاتا ہے یا بتاؤ تجھے ابھی؟ او بھائی ہلکے رہو، جا رہا ہوں بس۔ یہ یاد رکھنا تمہارا بھی سیم وقت آئے گا کچھ مہینوں بعد، میں بھی پھر تمہیں شیر کی کھو میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کچھ انہی القابات سے نوازوں گا میرے بھائی، یاد رکھنا۔ orhan اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کو للکارنے لگا تھا اور ابتسام نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے اس کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارے جا جا، جب وقت آئے گا نا تب کی تب دیکھیں گے، ابھی تو نکل پہلی فرصت میں۔ اس کی تیز آواز سن کر orhan نے اس کو دیتے ہوئے سر اسباب میں ہلایا تھا اور کار سٹارٹ کرتا ہوا زن سے اس کو سامنے سے بگا کر لے گیا تھا، جبکہ ابتسام اس کو جاتا ہوا مسکراتا ہوا مین گیٹ جیب میں موجود چابی نکال کر کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے موڑے کا ہاتھ تھام کر اپنا گولڈن ہی میں مکیے سیدھا پیر باہر نکالا تھا اور پھر ان کا سہارا لیتی وہ اپنا لہنگا سنبھال کر کار پوش میں کھڑی تھی۔ اس کار سے باہر نکلتے ہی لان کے بیچ گھاس پر لکڑی کے گول راہداری کے اوپر کے محسوس قسم کے پٹاخے جو انہی موقع کے لیے متحس ہوتے ہیں وہ روشن کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے نکلتی ہوئی چمکیلی سنہری روشنی ہر سو پھیل کے تھی اور زمین کی بری آنکھیں بھی ان روشنیوں کو دیتی ہوئی چمکی۔ ہر سو جشن کا سا سما تھا۔ پسند آیا یہ سب ہماری بیٹی کو؟ مور نے سامنے کے حسین منظر کو استحار نظروں سے دیکھتے ہوئے زمینہ سے پوچھا اور اس نے ہلکا سا مسکرا کر ان کو دیکھا۔ بہت اچھا، اتنا ہی جشن کا سامان بننا چاہیے تھا آپ کو اپنے بیٹے کی بربادی پر۔ بہت خوب، وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی، البتہ جواب میں اسے سر اسباب میں ہلایا تھا۔ چراغ کے بجھ جانے پر اس نے موڑے کا ہی ہاتھ تھام کر گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا تھا۔ شیشے کا محل تھا یہ تو کوئی، بلیک، گرے اور کہیں کہیں وائٹ رنگوں کے امتزاج کی کنسٹرکشن کی گئی تھی۔ اس لڑکے کو نہ سیاہ رنگ سے عشق ہے، ابھی تم اپنا کمرہ دیکھنا، وہ بھی اس پورے گھر جیسا ہے، مور نے زرمینا کے کان میں کہا۔ وہ محض ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ میری بیٹی، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی، ہم تمہیں یہاں پر بہو نہیں بیٹی بنا کر رخصت کرا کر لائے ہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو آپ اپنے آغا جان سے وعدہ کیجیے کہ ضرور مجھے بتائیں گے۔ آغا جان کے لہجے میں تیرتی محبت سن کر زرمینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس کو اپنی دادا کی یاد دلا گئے تھے۔ اپنے آنسو پر ضبط کرتے ان کی آخری بات نے سر اٹھا کر اسباب میں ہم دیا تھا۔ آغا جان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بیگم سے بولے، بیگم آج ہماری بیٹی کو اس کمرے میں پہنچا ٹھیک ہوگی، اب آرام کر دے۔ اس کی بات سن کر مور نے زرمینا کا ہاتھ تھام کر سینوں کے جانب قدم بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ظفر بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کے ساتھی سے تاکید کی گئی کہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو ظفر لالا سے بلا جھجک ہو کر کہہ سکتی ہو۔ سوتا ہوا ہاتھی ان کی گود میں تھا، ورنہ تو زرمینا کا تو ابھی بہت دل تھا کمرے میں لے جا کر اس کے معصوم سے فرشتے سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی موڑے اور صوفیہ کے ہمراہ وہ سینے عبور کر کے orhan کے کمرے جو کہ بقول موڑے کی اس کا کمرہ تھا اس میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی گلاب کی تازہ خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ موڑے اس کو دودھ کا گلاس دیتی اور صوفے نے اس کا تمام سامان باتھ روم میں سیٹ کر دیا تھا اور صاحب اس کو بتا دیا تھا۔ دونوں اس کے آرام کے خیال سے آہر میں اس کو پیار کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ان کے جاتے ہی زرمینا جو کہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی اسے نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سیم تھیم پر کمرہ بھی سجایا گیا تھا، بلکہ تمہارے کردار اور دل کی طرح ہے یہ کمرہ، سیاہ۔ دل کے کسی کونے میں تو کمرے کو سراہا گیا تھا، پر دماغ میں چیختی سوچ یہ تھی۔ وہ بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا کلچ اٹھا کر اس میں سے موبائل نکال کر میسیجز چیک کرنے لگی۔
बलवचे के लातदार मैसेजेस थे, वो उनको नजरअंदाज करती मोबाइल पढ़ने के अंदाज में वापस साइड टेबल पर फेंक गई। इसी तरह उसकी नजर साइड टेबल पर रखे हुए 2 फोटो फ्रेम्स पर पड़ी, जिनमें से एक पर तो ओरहान की ग्रेजुएशन पर ली गई एक तस्वीर थी, जिसमें आगा जान और मोरिस के दाएं बाएं खड़े थे, जबकि मुस्कुराता हुआ वो बीच में बेदली से वो तस्वीर का रुख दीवार की तरफ मोड़ गए थे। जबकि दूसरी तस्वीर जमीना की खुद की तस्वीर, लाइट ब्लू ड्रेस वाली, जिसमें वो मुस्कुराती हुई आंखें मूंदे हाथों में पहने हुए गुलाब के गजरों की महक सूंघ रहे थे। जमीना ने हैरत से वो फोटो फ्रेम उठाया। वो वाकई याद करते तस्दीक से उसका चेहरा सुर हो गया था। चालाक आदमी लोगी मासूमियत का फायदा उठाना तो उसका हमेशा से बेहतरीन आता है। दांत पीस का सोचते हुए उसे साइड टेबल की सबसे आखिरी वाली दराज खोलकर उसमें से रखी हुई मैगजीन के नीचे वो फोटो फ्रेम रख दिया था। थकी हुई नजर उठाकर उसने सामने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक को देखा, जो कि रात के 1 बजे का वक्त दिखा थे। कुछ पल बेड की पूछ से सर टकाए वो यूं ही बैठी रही और फिर अपना दुपट्टा और बाड़ी लहंगा संभालते वो बेड से नीचे उतरे और दाएं जानब दीवार से लगी हुई खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई, जिस पर उसकी जरूरत की हर अशिया मौजूद थे। एक हकारत बड़ी हुई नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीजों पर डालकर उसने अपना सरापा आईने में देखा था। थकान से उसकी पलकें बोझल थी। उसने अपना सर पिन्स की मदद से टिका हुआ वाइट दुपट्टा उतारा। लम्हों में ही वजूद से 3 से 4 किलो वजन की आजादी पर उसको बेपनाह सुकून का एहसास हुआ था। आंखें मौत का अपनी गर्दन पर हाथ रखा, वो गर्दन का पिछला हिस्सा सिला रहे थे। मेरा सूटकेस भी इस मुसीबत की कार में है। अब ना चाहते हुए भी मुझे ये घटिया सामान इस्तेमाल करना होगा मेकअप रिमूव करने के लिए। उसने बेदली से खुद कलामी की और ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए कॉटन पैड को उठाकर उस पर क्लीजनिंग मिल्क डालती हुई अपनी आंखों पर लगे हुए मेकअप को हटाने लगे। वो अपने काम में इतना मगन थी कि कमरे के बाहर होने वाली बारी कदमों की आहट को भी ना सुन पाए। और हाँ, जो उसका सूटकेस उठाए हुए कमरे में यही सोचते हुए दाल हुआ था कि क्या क्या कर उसको मनाना है। उसकी बगैर किसी हजाब के पूछ ड्रेसिंग टेबल के सामने देखकर ठटका कमरे के दरवाजे पर ही रुक गया था। दरवाजा खुलने के बाद पर जमीना ने नजरें थोड़ी सी सामने की थी और फेर कर उसको देखा था। उसको यूं बुत बनना खुद को रखते पाकर जमीना अंदर ही अंदर काम के थे, पर उसने ऊपर से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। खुद को नाम में रखते हुए नजरें वापस अपने चेहरे पर टकाकर वो सर ऊंचा करते हुए अपने गर्दन पर लगे हुए फाउंडेशन को साफ करने लगी। और हान उसके यूं नजर ने फेरने पर फ्रांस किसी कैफियत से बाहर निकला था और अपने पीछे कमरे का दरवाजा लॉक करता हुआ अंदर दाल हुआ। उसका सूटकेस उसके कमरे के वस्त में बिछे हुए व्हाइट नरम व मुलायम क्लीन पर रख दिया था। नजरें अभी जमीना की गोरी चिट्टी पुष्ट पर टिकी हुई थी, जो कि सुर रंग की डीप गले की चोली होने के बाद बे इंतहा नुमाया हो थी। जमीना ने आईने में खुद से काफी दूर खड़े खुद को टिकटिकी बांधे देखते हुए ओरहान को देखा। वो अंदर ही अंदर खौफ सदा हो गई थी। उसकी महमूर इस्ताहक पड़ी हुई नजरों से अगर वो अपने मर्द होने का फायदा उठाता भी अभी अपनी मर्दानगी के जोर पर उसका फतह कर लेता तो वो भी कर भी क्या सकती थी। लेकिन उसके पास कुछ खोने का अब कोई भी खौफ ना था। सुबह होते भी वो भी अगर किसी को कुछ बताती तो लोग उसी का मजाक बनाते और सही भी यही था। पीछे खड़ा हुआ उसको तकता हुआ शहर उसका शोर था। हर किस्म का जायज और शरी हक रहता था वो उस पर, तो उसे कुतराने खौफजदा होने से कुछ हासिल ना था। वो अपने अंदर हिम्मत जमा करके इस्तेमाल शुदा हुआ कॉटन पैड जोकर डस्टबिन में फेंकती, नया कॉटन पैड बॉक्स में से निकालकर उस पर क्लींजिंग मिल्क डालती हुई मुड़कर ड्रेसिंग टेबल से पूछ टकाकर खड़ी हो गई थी। उसकी बेखौफ नजरें इस पल ओरहान पड़ी थी। कॉटन पैड अपने होंठों पर रगड़ती हुई एक अदा से अपने होंठों पर लगी हुई लिपस्टिक हटाने लगी थी। नजरें होंस ओरहान की हमार उलूद हैरान नजरों में गिरी हुई थी। ओरहान सांस रोके हुए अपने सामने खड़ी बिल्कुल बेखौफ नजर आती लड़की को देखे गया था। उसकी नजरों ने जमीना के महारत से चलती हुई उंगलियां और सूर्यमय लबों को फोकस किया हुआ था। जमीने का ये रूप उसने आज तक ना देखा था। जो लड़की आज तक उसकी आंखों में बर्रास कुछ सेकंड तक भी ना देख पाती हो, वो आज बड़ी देरदार दलेरी से उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। वो आज किसी और ही दुनिया की महलोक लगी उसे। जमीना ने उस पर ही नजरें जमाए में लिपस्टिक अपने होंठों से साफ गई थी और जुका इस्तेमाल शुदा कॉटन पैड वापस डस्टबिन में डालकर वापस अपनी पूछ ड्रेसिंग टेबल से लगाए और सीने पर बाजू बांधे खड़ी हो गई थी। दोनों की नजरें अब एक दूसरे पर थे। अलबत्ता दोनों के दरमियान दबेस खामोशी रक्षा थी और हाँ तो कुछ बोलने की पोजीशन में ना था। वो कुछ सोच कर आया। जमीना के जानलेवा हुस्न पर उसकी जानती हुई आंखों ने जिंदगी में कभी ना कंफ्यूज होने वाले ओरहान अब्बास अफरीदी को इस लम्हे बुखलाहट में डाल दिया था। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त नहायत बोल्ड और नडर नजर आती हुई जमीना अंदर ही अंदर खुद में हिम्मत जमा करती हुई बात शुरू करने लगी। वेल वेल वेल, बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू ओरहान अब्बास अफरीदी। वो हल्की तालियां बजाती हुई ओरहान तक पहुंची। ओरहान आंखें फाड़े उसको देख रहा था। ये लबो लहजा, ये नजरें, ये सब तो उसने कभी ना देखा था जमीना में। आज उसकी आवाज में गुस्सा, हकारत, नफरत ऐसा कुछ भी ना था, बल्कि सिर्फ तर्स था और कुछ नहीं। जमीना उसे 2 कदम के फासले पर रुके थी। सर ऊपर उठा हुआ था और आंखें आंखें अब सामने खड़े उस शख्स की सुरही माइल हैरान और मामूर आंखों में टिकी हुई थी। आपको पुलिस में नहीं, एक्टिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए था। नहीं, सीने पर बाजू बांध कर तल्ला लहजे में आंखें सुखाकर उसने सवाल किया और बगैर जवाब देने का मौका दिया आगे बोले।
पुलिस का महकमा छोड़े और एक्टर बन जाए, बहुत फिट है आप इस प्रोफेशन के लिए। वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराता हुए बोली और राहा ने हैरत से उसको देखा और आगे से कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि ज़रमीना ने उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी और राहा ने हैरत से उसका बेखौफ अंदाज देखा था और फिर उसके अपने लबों पर रखी हुई उंगली। आज आप नहीं, मैं बोलूंगी, और वैसे भी मुझे पता है आपने क्या बोला है कि मुझे भी कुछ भी पता नहीं था, मैं भी इन सब से अनजान था, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर अबाउट दिस क्रैप एनीथिंग। थक गई हूँ एक जैसी बातें सुन सुनकर, मगर सर। और हाँ ने बोलना चाहा, लेकिन वो उसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट उछालकर वापस ड्रेसिंग टेबल के जाना पड़े। वो गुस्से से अपने लब बीच का था। ज़रमीना ने आईने में अपना अक्स देखा। लिपस्टिक वाटर प्रूफ होने के बावजूद अब भी थोड़ी सी उसके लबों पर मौजूद थी। वो बेजारी से कार्टन पैक के बॉस की जानब हाथ बढ़ा के और रान अपनी शेरवानी उतारता हुआ सोफा फेंक कर उसकी पूछ पर खड़ा हुआ और अब वो वाइट प्लेन कुर्ते में मलबूस था। मैं वाकई ही लाइल्म था इस सबसे जर, मेरी बात का यकीन करो। ज़रमीना ने उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन की पूछ पर और सर पर महसूस की थी। आंखें मीच कर अपने हवास काबू में रखते हुए उसके चेहरे की जाना मुड़ी थी। रियली, बट आई डोंट थिंक सो, उसकी आंखों में झांक कर जहर हंत लहजे में कहा गया। उसके बराबर से निकलना चाह के ओरहान उसके सीधे हाथ की कोहनी थामता हुआ उसको अपनी तरफ खींच गया। ज़रमीना अपना तवाज़ुन ना बरकरार रख सकी, उसके सीने से जा लगी, लेकिन कुछ ही पलों में वो अपने हाथ उसके सीने पर टकाए सर सीधा किए बेखौफी से उसकी आंखों में झांक रहे थे। ओरहान की गर्म महकती हुई सांसें उसको अपना चेहरा झुलसाती हुई मालूम हुई, पर वो आप ही उसे लगी हुई बहुत ही देदा दिलेरी से उसको ही देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना कि वाकई मुझे नहीं पता था कि बड़ों में ये बात तय हुई है। मुझे भी तुम्हारी तरह सिर्फ नकाह का ही बताया गया था। और रान की बारी मदम सरगोशी दोनों के दरमियान गूंजी। जिस हाथ से उसने ज़रमीना की कोहनी पकड़ी थी, अब वो उसी के कमर से जरा नीचे दूसरे हाथ के साथ हायल था। ज़रमीना को ओरहान की उंगलियां अपने कमर की खाल में घुसती हुई महसूस हुई थी। ओरहान की तेज परफ्यूम की खुशबू ज़रमीना के चारों इतराफ फैली हुई थी। वो अंदर ही अंदर लजर कर रह गई थी, पर अपने डर को उसने उस वक्त खुद पर हावी न होने दिया था। यूं ही सर उठावे बेतासन नजरें उसकी आंखों में डाले उसकी नहायत ही नजदीक खड़ी थी। अच्छा, ज़रमीना ने भवें उचका उसको देखा था। उसके सीने पर रखे हुए अपने एक हाथ को उठाकर दो उंगलियों से अपने होंठों को रगड़ा और हान हैरान होता हुआ उसकी हरकत को करीब से जांच रहा था। ज़रमीना ने फिर अपनी लिपस्टिक से रंगी हुई वो दोनों उंगलियां और हान की गर्दन पर रखी। वो सरासर इस सब के लिए तैयार न था। उसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसमें खोकर उसे अपनी आंखें मोद ली थी। ज़रमीना ने उसकी बंद आंखों को देखा और अपने लबों पर जुबान फेर कर अपना हलक ताड़ किया। आपकी ये जो चालबाजियां है ना, इनमें मैं हरगिज नहीं आने वाली। इनसे आप सिर्फ अपने और मेरे घर वालों को बेवकूफ बनाएं। और हाँ, बंद आंखों से अब भी उसकी उंगलियों को अपनी गर्दन पर चलता हुआ महसूस करता, उसका आंच देता हुआ महकता वजूद जो उसके करीब तरता इस वक्त, और सोने पर सुहागा उसकी ये बेबाकियां। वो उसकी बात को जानबूझकर नजरअंदाज कर गया था। इस पर वो सिर्फ उसको महसूस करना चाहता था। ज़रमीना ने दूर निकलते हुए ओरहान की बदलती कैफियत को नोट किया था और एक आखिरी बार खुद में हिम्मत जमा करके वो एड़ियों के बल खड़ी हुई और अपने हाथ ओरहान के कंधे पर रखती उसी के सहारे से मुंह के कान के करीब किया था। ओरहान ने जट से अपनी महमूर आंखें खोली, अपने चेहरे से इतना करीब उसका चेहरा देखा। आ गई ना समझ। उसके कान में यह सरगोशी करती उसे दूर होकर वापस सीधी हुई थी। जहाँ उसकी लिपस्टिक का निशान था, वहां उसने अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली के नाम से एक लकीर खींची, जो कि वहां खून की एक हल्की सी लकीर भी छोड़ गए थे। ज़रमीना उसकी नजरें तेज चलती हुई सांसों को समझ रही थी। उससे पहले कि ओरहान जज्बात में उस पर हावी होता, एक झटके से अपनी कमर पर रखे हुए उसके हाथों को ज़रमीना ने उससे दूर किया और अपना सूटकेस खींचती हुई ड्रेसिंग रूम की जाना बढ़ गई। ओरहान अपनी हमार आलूद कैफियत से जब तक बाहर आया, वो अंदर ड्रेसिंग रूम में बंद हो चुके थे। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करके उसने दरवाजा लॉक किया और एड़ियों के बल खड़ी होकर उसने दरवाजे की चुटकी भी लगा दी थी। उसके बाद उस दरवाजे से पूछ तकाकर अपने सीने पर हाथ रखती हुई अपना तनासब बहाल करने लगी थी। अंदर अभी वो जो कमरे में काट कर आई थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कभी करना तो फिर दूर की बात है। आंखें खोलकर उसने कद आवर वार्डरोब पर लगे हुए मिरर में अपना सरापा देखा था। दुपट्टे का नामो निशान ना था। उसके वजूद की तमाम रनाइयां उसके हुस्न के सामने थी। इस वक्त वो अपने मुंह पर हैरत से आंखें फाड़े हाथ रखी हुई थी, अपने हलक से निकलने वाली चीख का गला घोंटने के लिए। या अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तो और भी भड़का दिया उसको। उफ, बहुत कलामी करते हुए ड्रेसिंग रूम में टहलने लगी थी। आगे क्या करना है, इसी गहरी सोच में कि आगे क्या लाइले अमल तैयार करना है उसको। वो होंठों पर उंगली रख के दाएं बाएं टहल रही थी जब उसका पैर अपने लहंगे में फंसा और वो गिरते गिरते बची। अगर बर वक्त बाथरूम की चौखट ना थामती तो अब तक जमीन बोस हो चुकी थी। क्या मुसीबत है। सबसे पहले तो इस महनूस किस्म के अजाब से अपनी जान छुड़वाती हूँ। वो अपना लहंगा दोनों हाथों में बीच कर
झटकते हुए दरवाजे की जानब रखे हुए अपने सूटकेस की जानब बढ़ी। दोनों हाथों से सूटकेस उठाकर उसने मार्बल की वाइट सेंट्री टेबल पर रखा था। इसी लम्हे उसकी नजर अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर पड़ी, जिसके नाखून के किनारे पर हल्का सा खून लगा हुआ था। जमीना को कुछ देर पहले की गई अपनी हरकत याद आई थी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं आहर सोच क्या रही थी उस वक्त। वह फौरन अपना सूटकेस वहां ही छोड़कर हाथ बेसन पर खड़ी साबुन से रगड़ रगड़ कर दौड़ थी। उसके बाद टटोल से हाथ खुश करके वो वापस सेंट्री टेबल पर रखे हुए अपने सूटकेस की तरफ आई थी। उसको घसीट कर अपनी आंखों के सामने सीधा कर रखा। न जाने कौन से पत्थर बांट दिया इसमें विशा साहिबा ने। देखते हैं कुछ काम का भी है इसमें या नहीं। वो सूटकेस खोलते हुए अपनी चीजें उल्ट पलट करके लंगी। अपनी शलवार कमीज देखकर उसने हैरत से सर पीट लिया था। अल्लाह समझे तुझे मनूस औरत, ये क्या रख दिया मेरे बैग में। उसने गुस्से से दांत कुचलाए थे और वो ब्लैक और रेड शलवार सूट हटाकर दूसरी चीजों को देखने लगी थी। टूथब्रश, सैनिटरी पिंक्स और दीगर जरूरत की अशिया मौजूद थी। आखिर में एक खाकी लिफाफा नजर आया था जिसमें ललूजरा लिखा हुआ था। उसको याद आया था कुछ दिनों कबल उसने ऑनलाइन इस ब्रांड से कुछ नाइट ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। उसने पुरउम्मीद होकर वो लिफाफा खोला। या अल्लाह, इसमें वो ब्लू वाला नाइट ड्रेस ना हो कि वो दूसरा बेहुदा ड्रेस। उसने दोनों ड्रेस मंगवाए थे, जिनमें से एक काफी बोल्ड टाइप का था, लेकिन उसके साथ ही ऊपर रोब भी था। कवर तो सब हो जाता था, लेकिन फिर भी रॉब के अंदर वो नाइटी। अस्तगफुरुल्लाह, उस ड्रेस के बारे में सोचती कानों को हाथ लगाती वो लिफाफा खोलने लगी। जिस बात का उसको डर था बिल्कुल वही हुआ। लाइट पीच कलर की ये वही बोल्ड नाइट ड्रेस थी। अल्लाह पूछे तुझे बलबशा, अब और तरपाऊंगी मैं तुम्हें, क्या रख कर बेच दिया है। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं। वो हाथों में 90 दबोचे सोचने लगी थी और कुछ देर सोचने के बाद उसने सामने वार्डरोब खोला। एक तरफ बहुत ही नफासा और तरतीब से ओढ़ान के 3 पीस सूटीज, जैकेट्स, हाई नेक और स्वेटर्स टंगे हुए थे और नीचे वाले खाने में ड्रेस शर्ट्स तैयार रखी हुई थी। उसके बराबर टी शर्ट थी, नीचे जीन्स और ड्रेस पैंट्स थी। दोनों खानों के नीचे एक चूड़ी सी दराज भी थी जिसको खोलने की उसने जहमत ना की थी। उसके वार्डरोब का पार्ट बंद करके उसने बराबर वाले वार्डरोब खोला जिसमें यकीनन उसके लिए सामान सेट किया गया था। तकरीबन सारे कपड़े नहायत ही फैंसी और खूबसूरत थे। कोई एक ऐसा ना था जिसको साथ में सोते टाइम पहना जा सके। वो बेदिली से अलमारी बंद करते हुए सेंट्री टेबल पर पड़े हुए अपनी नाइटी उठाकर बाथरूम की जाना बढ़ गए थे। ड्रेसिंग रूम के उस पार ओढ़ान बेड पर बैठा हैरान नजर से ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देख रहा था। ये अभी 10 मिनट पहले जो लड़की यहाँ थी वो जड़ ही है ना। वो खुद कलामी करता अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए टेरेस पर आ खड़ा था। जमीना का न डर अंदाज अब उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ दिन कबल जिन होंठों पर तशवीश थी अब उसकी जगह पर मसरूर कुन मुस्कुराहट ले लेती। वो सिगरेट के कश लेता हुआ बस उसका वो रूप ही आंखों में उसके सामने सजाए खड़ा था। इधर नहाकर बाल खुश करने के बाद उसने स्लीवलेस सिल्की की नाइटी पर उसका रोप कस कर बांधा था और सिल्क की डोरी अपनी कमर पर टाई करती उसने मिरर के सामने घूमकर खुद पर नजर डाले। अंदर पड़ी हुई रेड बेहुदा नाइटी से तो बेहतर है ये, कम से कम उसके साथ ही कवर करने के लिए ये रॉब तो है ना। सोफिया भाभी भी अजीब है, ऐसी वाहियात नाइट ड्रेस अंदर रखी थी। वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं है, शायद नॉर्मल कपल्स में वाइफ ऐसे ही ड्रेस पहनती होंगी, उनको क्या पता कि हम तो एब नॉर्मल है। उसे सोचते हुए बाथ स्टैंड पर टंगी हुई नाइट ड्रेस उठाकर तय की थी और अलमारी के अपने पोर्शन में सबसे कोने पर आ दी थी। उसके बाद उसने अपने फैलाया हुआ तमाम सामान बाथरूम से समेटा और एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। डोंट वरी जर्मीना, यू कैन डू दिस, कम ऑन। वो अपनी कमर थपथपाकर खुद को हौसला देती अपनी फ्लिप फ्लैप पैर में पहनकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलती कमरे में आ गई थी। पूरा कमरा खाली नजर आया था, लेकिन टेरेस का शीशे का दरवाजा खुला था और उसकी चोरी पूछ जर्मीना को रेलिंग पर झुकी हुई नजर आई थी। यकीनन स्मोकिंग कार्य होंगे, सिगरेट तो ऐसे पीते हैं बात बात पर जैसे पानी हो। वह मुंह बसोड़कर उसे देती हुई कमरे का जायजा लेने लगी थी और ड्रेसिंग रूम के बराबर में एक और दरवाजा था। वह इश्तिहाक भरी हुई नजर से उसको देखती हुई दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। वुडन खूबसूरत स्टडी देखकर उसने तकरीबन भागते हुए बहुत सारे बुक शेल्फ में से एक शेल्फ की जानब कदम बढ़ाए थे। अपनी जल्दबाजी में उसे स्टडी का दरवाजा नीम खुला छोड़ दिया था। वो शेल्फ में रखी हुई मुख्तलिफ किस्म की किताबें बड़ी दिलचस्पी से देखने लगी थी और हाँ, अपने महबूब मुश्किल से बास आकर वापस रूम में आया तो देखा कि जमीना उसकी स्टडी में खड़ी कोई किताब पाई थी। वो सिर्फ उसका दूधिया पैर देख सका था। मेडिकल की किताबों से दिल नहीं भरता मोहतरमा का, जो मस्जिद की किताबें पढ़ने का शौक है उनको। ये सोचकर मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरता हुआ ड्रेसिंग रूम के जन्म चाल दिया। जर्मीना को अंदाजा ही ना हो सका कि वो कितनी देर से एक ही पोजीशन में इंटरेस्टिंग सी इंग्लिश नावल को अपने हाथ में थामे खड़ी थी। अचानक जब खड़े खड़े उसके पैर शल होने लगे तो अपनी सोच
وہ واپس اپنے ارد گرد منتقل کرتے ہوئے کتاب کے جس صفحے پر اس وقت وہ تھی اس کو موڑ کر کتاب بند کی اور واپس شیلف پر وہ کتاب رکھتی. ایک آخری نظر اسٹڈی پر ڈال کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھے ہوئے لیمپ اور لائٹس کو آف کرتی وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی باہر نکل آئے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے لمبے برے بالوں میں برش کرنے لگی تھی. وہ اپنی سوچ میں تھی کہ تازہ تازہ فریش ہوا اورحان روم میں داخل ہوا تھا. اس کی باڈی کلون کی خوشبو اس وقت 400 پھیلی ہوئی تھی. جاتی سردیوں کی راتیں کافی ہنکی بڑی ہوتی ہیں. آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی. تبھی وہ لائٹ بلو کلر کی ٹی شرٹ، بلیک جاگر پینٹس کے ساتھ ہی پہننے میں باہر نکلا تھا، ورنہ تو شرٹ لیس ہی ہوتا تھا. عموماً گلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جن کو ٹاولر سے خشک کرنے کی زحمت نہ کی گئی تھی. ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے پر دونوں نے اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو ٹھٹکا دیکھا تھا. اورحان کی بڑھتی جسم سے چپکی ہوئی نیم گیلی شرٹ ہاف سلیوز میں جانگتے ہوئے اس کے چوڑے بازو اور ماتھے پر بگے ہوئے بال اس کو دیتی ہوئی اپنی حیا سے بوجھل ہوتی ہوئی پلکوں کو قابو میں کرتے ہوئے نظریں پھیر گئے تھے. جبکہ اورحان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اب اس کے سر پر پہنچ کر اس کی پوچھ پر بکھرے ہوئے برے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سوارے، اس کی خوشبو اپنے اندر جذب کر لے اور پھر اس کے جو نظریں پھیرنے پر وہ اپنے دل کو تھپکی دے کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا اور اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو کر اس نے زرمینہ کا آئینے میں نظر آتا ہوا سراپا نظروں کے حساب میں لیتے ہوئے جھک کر اسے ذرا سے فاصلے پر ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا برش اٹھایا. زرمینہ اب بھی اپنے اندر کی جھجک اور خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں پر کھڑی ہی اپنی مطلوبہ لوشن ہاتھوں پر لگانے لگی تھی. اورحان نے زندگی میں کبھی اپنے بالوں میں اتنی دیر تک برش نہ پھیرا ہوگا جتنی دیر تک وہ آج پھیرا تھا. نظریں ہونس اسی پر ٹکائے. وہ بالوں کا کبھی کوئی سٹائل بناتا تو کبھی کوئی. زرمینہ نے لوشن واپس اپنی جگہ پر رکھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں بیزار سے جھانکا اور منہ بناتے ہوئے اس کے برابر سے نکلنا چاہا کہ اورحان نے لمحے میں برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر اس کا بازو ہلکی سے گرفت میں لیا تھا اور اس کی پوچھ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکا دی. اس کے دائیں بائیں جانب اپنے بازو ڈال کر اس کا راستہ متحد کیا تھا. زمینہ نے اچھل دیوانہ وار ڈرتے ہوئے دل کو اندر ہی اندر سمجھایا اور سر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی. اورحان ذرا سا جھک کر اس کی آئی لیول پر آیا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھے کچھ سمجھا رہی تھی نا، میں سمجھ نہیں سکا، ذرا پھر سے سمجھانا پسند کرو کہ مجھے. اورحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تھا اور زمینہ نے تھوک نکلا اور اپنا خوف اس کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی رہے. نہیں، تیز لہجے میں جواب آیا. اورحان پلکیں جھکا کر مسکرایا. وہ واپس نظریں اٹھا کر اپنی محبت کو دیکھا جو بہادری کا ڈرامہ اچھا رچا رہی تھی اس وقت. کیوں؟ سرگوشی نما سوال کیا گیا تھا. آپ کی بات زمینہ واقعی چڑھ گئے تھے. ایک تو اتنا قریب کھڑا ہے اور اوپر سے بلا وجہ کے سوالات. بتا دیا ایک دفعہ، آپ کیا بار بار بتاؤں؟ میں اپنی بات بار بار دہراتی نہیں ہوں. سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں تو مرضی آپ کی. اب ہٹیں راستے سے، سنا ہے مجھے. وہ نظریں نیچے کر کے بولی اور جنجلاہٹ اس کے لہجے سے آیا تھی. وہ مزید اس کی سیاہ ہمار پلکوں آنکھوں کو اتنی قریب سے نہیں دیکھ سکتی تھی. جلد از جلد ان سے دور ہونا چاہتی تھی وہ. جبکہ اورحان کو تو اب مزید لطف آ رہا تھا اس کے اس انداز پر. وہ استحقاق پری نظروں سے اس کی لذتی ہوئی پلکیں دیکھتا رہا. اگر میں نہ ہٹوں راستے سے تو. اورحان نے آہر تو کو لمبا کھینچا تھا اور زمینہ نے اس کا لہجہ سن کر دانت پیسے اور لمبی سرد سانس خارج کی تھی. اورحان اس کو ضد کر کے محسوس ہوتا مسکرا دیتا. تو میں آپ کو دکھا دے کر ہٹا دوں گی اپنے راستے سے. او سچ میں؟ چلو ٹرائی کرتے ہیں. دو دکھا دیکھتے ہیں تمہارے ان نازک خوبصورت ہاتھوں کے دکے سے کتنی دور جا کر گرتا ہوں میں. زرمینہ نے اس کی بابا جھلاتے ہوئے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں اب ہمار کی سرخی کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی نمایاں نظر آیا تھا. وہ طنزیہ مسکرا کر سینے پر بازو باندھے بھی آرام سے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی. چی 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 چی، بہت افسوس ہوا آپ کی نازک مردانگی کو دیکھ کر. ایک لڑکی کو چیلنج کر رہی ہیں آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے. شدید دکھ ہوا ASP اورحان عباس افریدی. زرمینہ کا طرز سن کر اس کا چہرہ منٹوں میں غصے کی شدت سے سرخی مائل ہوا تھا. اس کے چہرے کے مزید قریب آ کر ہر درجے لال ہوتی ہوئی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا. اس کی گرم سانسیں زرمینہ کا چہرہ جھلسانے لگی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے اندر بچی کھچی ہوئی ہمت مجتمع کر کے اس کو یوں ہی دیکھتی رہی. اپنی مردانگی کا ثبوت دوں تمہیں ابھی؟ وہ اس کی گلابی ہونٹوں پر نظر جمائے ہوئے بولا اور زرمینہ اندر تک کام کی تھی اس کی بات سن کر. اس کے علاوہ آپ جیسا کمزور انسان کر بھی کیا سکتا ہے؟ زبردستی ہی کریں گے نا آپ کو پتا ہے مرد ہونے میں اور مرد نظر آنے میں بہت فرق ہے. اور وہ مرد جو اپنے عورتوں سے زبردستی کرنے والے ہیں نا، ان کو نیچا دکھا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں نا، ایسے مرد محض مرد نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. حقیقت میں تو ایسے مرد جانور ہوتے ہیں. نہیں، شاید جانور سے بھی نچلی سطح پر. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے زہر ہنس لہجے میں بولتی اور بس یہی پل تھا جب اورحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا. اس کا بازو تھام کر جھٹکے سے اس کو بیڈ پر گرا گیا اور اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھ کر اب وہ پورا اس کے سائے کی مانت چکا ہوا تھا. اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی معلوم ہوئی تھی. لمبی لمبی سانسیں لے کر وہ اپنا تناسب بحال کرنے کی کوشش میں تھی. اورحان اس کی تیز سانس سے بڑھتے ہوئے انہاک سے دیکھتا رہا تھا.
तुमने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी इजाजत ली थी और मेरी जान, मैं इतनी कमजोर तबीयत का मालिक नहीं हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती के जोर पर हासिल करूँ। जितना भी प्यासा हूँ, अपनी तिश्कनी तुम्हारी रजा के बगैर नहीं दूर करूंगा। वो झुककर उसके कान में सरगोशी कर गया था और जमीना, जिसके झुकने पर कोई और ही मतलब आहस करके आंखें जोर से मिच के थी, उसकी मदम सरगोशी अपने कान में सुनकर पट से आंखें खुल गई। उसकी इतनी साफ बात पर जमीना के गाल सुरह अंगारा हो गए थे, लेकिन इस फितरी शर्म को हटाकर ओरहान की बात ने उसको सुकून बख्शा था। ओरहान वापस उसका चेहरा देखने लगा था, जो अब काफी हद तक पुरसकून नजर आए थे, लेकिन गाल पहले से ज्यादा गुलाबी हो रहे थे। उसका दिल चाह के जमीना के गालों पर अपने दांत काट दे, मगर वो खुद पर जब्त कर गया। अचानक उसका चेहरा तकते हुए ओरहान को न जाने क्या सूझी कि वो एक बात जो कि दिमाग में चल रही थी वो बोल गया। मगर ओरहान उसका चेहरे के नखुश नजरों के हसामे लेते हुए बोला, जो कि वापस बुखलाहट का शिकार हुई थी। क्या मगर? आगे ना अपनी लाइन पर, उसको देखते हुए तेज आवाज में बोली। ओरहान उसके दाएं जानब रखे हुए अपने हाथ को हटाकर उसके रोप की सिलक की डोरी थामी, जो साथी से उसने अपनी कमर के गिर्द बांधी हुई थी। सिमना ने आंखें फाड़े शुरू होते हुए उसको देखा था। आई वुड सजेस्ट यू टू डोंट प्रवोक मी। बंदा बचन हूँ, अपनी बात पर कायम ना रह सका तो तुम भी रोगे। आखिर कुछ गलत भी होगा ना? नहीं होगा, ये बीवी हो जो तुम मेरी, और ये तो वैसे भी फर्ज है तुम्हारा, इसलिए हया तुम्हें ही करना होगा। उसके चेहरे की उभरती हुई रंगत महसूस होकर देखे गया था और रोप की डोरी हल्की सी ढीली खाकर उस पास से उठ खड़ा हुआ था। जमीना उसके उठते ही सीधी होकर बैठी और फौरन अपने रोप की बेल्ट टाइट की थी। ओरहान ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था और वापस उसके नजदीक आता, उस पर झुका था और जमीना शदीद घबरा गई थी। उसने एरियो की मदद से पीछे खिसक कर फौरन बेड की पूछ से टेक लगाया था। ओरहान ने उसके पीछे से तकिया निकाला और वापस सीधा होकर खड़ा हुआ। अलबत्ता उसके चेहरे के तासा देखकर ओरहान का बुलंद कहका कमरे की खामोश फिजा में गुंजा था। हा 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 हा, फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपना तकिया लिया था, आराम से सो। यहाँ मैं स्टडी में सो रहा हूँ। अलबत्ता अगर डर लगे अकेले कमरे में सोते हुए तो आई एम जस्ट वन कॉल अवे। ओके स्वीटी। वो मोहब्बत उसका चेहरा थपथपा कर अपना तकिया थमता स्टडी के जाना बढ़ा था। उसके अंदर गुम होते ही जमीना ने अपने अंदर मुकी चीख, जो कि बहुत ही देर से बाहर निकलने को बेताब थी, वो हवा में हार्श की थी। आह! उसकी दबी गुस्से से बड़ी हुई चीख की आवाज ओरहान ने अपने पीछे तक सुनी थी, क्योंकि उसने स्टडी का दरवाजा पूरा खोल दिया था। वो मुस्कुराया और अपने तकिया कोच पर रखता हुआ बाजू सड़क के नीचे रखकर सीधा होकर लेट गया था। उसके बेड जितना तो आराम लायक नहीं था ये, मगर एक दो रात तो काम चलाया जा सकता था। उसकी नींद के हमार से होती हुई सुरह आंखों में कुछ देर कबल के मंत्र दोहरा गए थे, जब वो एनू के बाल खड़ी होती हुई उसके कान में बोली थी। अपने नाखून उसके गर्दन पर लकीर खींचा और ओरहान ने फौरन आंखें खोलते हुए गर्दन की उस जगह पर लकीर उंगली फेरी थी जहां अपनी जम की हल्की सी लकीर मौजूद थी। वो मुस्कुराता हुआ वापस आंखें मूंद गया था। नींद उस पर गालब आ गई थी। कुछ मिनटों बाद उसके हल्के हराटे स्टडी में गूंज रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बेड पर बैठी हुई जरमीना अपने होंठ कुतर रही थी और साथ ये भी सोच रही थी क्या उसको यहाँ पर सोना चाहिए या नहीं। उफ, क्या करूं? बहुत कलामी करती हुई बगैर शोर मचावे बेड से उठी थी और हल्के कदम बढ़ाकर उस स्टडी में झांका जहाँ पर गुप अंधेरा था और अंदर से ओरहान के हल्के हराटों की आवाज आ रही थी। हंस कम जहां पाक, या अल्लाह तेरा शुक्र। वह हाथ हवा में जड़कर सुकून का सांस लेते हुए रूम की लाइट्स ऑफ करते हुए अंधेरे में हाथ फैलाकर रास्ता तलाश करते हुए बेड पर पहुंचकर उसने भी दूसरी साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप रोशन किया और बेड पर पड़े हुए 3 तकिए अपने महसूस अंदाज में सर काट के उनके बीच आराम से लेट गई। इरादा तो था कि अभी ही आगे की प्लानिंग करने का, पर नरम व मुलायम बेड ऊपर से थकन और नींद ने अपना काम दिखाया। वो लेटते ही नींद की वादी में खो चुके थे।